नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत स्पेशल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। नई सरकार, नई चुनौतियां। जब सरकार नहीं है तो निश्चित तौर पर चुनौतियां भी नहीं होंगी। हेमंत सोरेन बहुत बड़ा नाम है, बहुत कद्दावर नेता है, आदिवासियों के लिए बहुत बड़ा चेहरा है और आदिवासियों के लिए क्या पूरे झारखंड के लिए और अब तो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा चेहरा हो गए हैं। जो मामले आए हैं, जो मामले चल रहे हैं, उन मामलों को समझाकर सुलझाकर उसके बाद राज्य में सरकार का गठन करना निश्चित तौर पर चुनौतियों का काम है। लेकिन आज चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण कर लिया है। चंपई सोरेन ने शपथ ग्रहण कर यह साफ कर दी है कि झारखंड की सरकार अभी स्थिर है। हाँ, एक दिन 24 घंटे के करीब जरूर नेतृत्व विहीन रही, जिसको हेडलेस कहते हैं हम लोग, लेकिन उसके बाद राजभवन ने भी मौका दिया क्योंकि मैजिकल आंकड़े थे झामुमो के पास, कांग्रेस के पास। तरजीह दी गई और इस पे खरा उतरे चंपई सोरेन, आलमगीर आलम और सत्यानंद भोक्ता ने आज शपथ ग्रहण कर ली है। और शपथ ग्रहण करने के साथ ही 5 और 6 फरवरी को विशेष सत्र आहूत करने का निर्णय है। विशेष सत्र के दौरान फ्लोर टेस्ट भी कर लिया जाएगा। जहां तक जानकारियां बता रही हैं कि सरकार पूरी तरह स्थिर है, लेकिन सरकार उठकर हैदराबाद चली गई है क्योंकि 35 से ज्यादा विधायक इस वक्त हैदराबाद में है। राज्य में क्यों असुरक्षित थे, इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं कांग्रेस से राजीव रंजन जी, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस से। राजीव जी, स्वागत है आपका। हमारे साथ भाजपा से अमित मंडल जुड़े हैं। अमित मंडल, स्वागत है आपका। अमित जी, अमित जी के साथ थोड़ी तकनीकी खराबी आ गई है, उनको हम लोग जोड़ रहे हैं अपने साथ। पहले आपको पूरा मामला दिखाते हैं कि 24 घंटे के अंदर क्या क्या हलचलें हुई। इन हलचलों को देखिए, इन हलचलों को समझिए, उसके बाद अपने सहयोगियों के पास भी जाएंगे। न्यूज़ 11 की पूरी टीम इस मामले पर कल सुबह से नजर बनाई हुई थी और कल सुबह से क्या, बुधवार को जब से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर छापामारी शुरू हुई, हेमंत सोरेन के यहां पूछताछ उनसे शुरू हुई और रात में गिरफ्तारी 10 बजे रात में की गई, उस वक्त से लेकर आज तक न्यूज़ 11 की टीम हर पहलू पर नजर बनाए हुए। पहले देखिए पूरी रिपोर्ट क्या है। झारखंड में अब चंपई सोरेन सरकार। राज्य के 12वें सीएम बने चंपई सोरेन। आलमगीर आलम और सत्यानंद फिर बने मंत्री। आलमगीर आलम, मैं सत्यानंद भोक्ता। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद जारी सियासी हलचलों पर फिलहाल विराम लग गया है। अब झारखंड की कमान चंपई सोरेन के हाथों में है। मैं चंपई सोरेन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने शपथ ली। वहीं चंपई के साथ 2 मंत्रियों ने भी शपथ ली। कांग्रेस से आलमगीर आलम और आरजेडी से सत्यानंद भोक्ता फिर मंत्री बनाए गए। मुख्यमंत्री बनने के बाद चंपई सोरेन ने हेमंत सोरेन के कामकाज को तेजी से आगे बढ़ाने की बात कही, जबकि राज्यपाल ने सरकार को राज्य के विकास के लिए काम करने की सलाह दी। Only these 4 are to be taken care. That housing of the tribals and the scheduled caste people should be taken care. The health care should be improved all over the state. Education is improving, that has to be continued. And potable drinking water after this Jal Jeevan Yojana is widespreading. It has to be fully completed in time. सुदूर ग्रामीण क्षेत्र से लेकर शहरी क्षेत्र तक जो वर्षों से सरकार के योजना से जो दूरी रखा गया था, उस काम को जो शुरुआत किया हेमंत सोरेन ने, उसी काम को और तेजी से हम लोग काम करेंगे। राजभवन में शपथ ग्रहण के बाद अपने दोनों मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शहीद सीदो कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, जिसके बाद सीधे प्रोजेक्ट भवन गए, जहां चंपई सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की पहली बैठक हुई। इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए। वहीं विनय चौबे को फिर मुख्यमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया। चंपई सोरेन कैबिनेट की पहली बैठक में 3 फैसले। 9 फरवरी से शुरू होने वाला बजट सत्र स्थगित। 5 और 6 फरवरी को विधानसभा का विशेष सत्र। राजीव रंजन फिर बनाए गए महाधिवक्ता।
विधानसभा के चतुर्थ बजट सत्र हम लोग शुरुआत जो किए थे करने वाले थे 9 से लेकर 29 फरवरी तक, उसको हम लोग को रद्द करना पड़ा और अगले हो सकता है कि 23 से लेकर मार्च अवधि चलेगा। दूसरा हम लोग निर्णय लिया कि चतुर्थ बजट सत्र में 5 और 6 जो हम लोग का फ्लोर टेस्ट होता है उसका हम लोग शुरुआत करेंगे। 5 फरवरी से सदन का विशेष सत्र होगा, जिसमें चंपई सरकार बहुमत साबित करेगी, जिसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन एक ओर नई सरकार शपथ ले रही थी, तो दूसरी ओर सत्ता पक्ष के विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा था। सत्ता पक्ष के 35 से ज्यादा विधायक हैदराबाद शिफ्ट किए गए हैं। इन विधायकों को चार्टर्ड प्लेन से हैदराबाद भेजा गया है। माना जा रहा है कि 5 फरवरी से शुरू विशेष सत्र से पहले ही विधायक वापस लौट आएंगे। कोई मजबूरी नहीं है, थोड़ा हैदराबाद से दूंगा आएगा, बाकी टॉप ठीक है। अभी भी भाजपा का खेला जारी है। उस खेला को परास्त करने के लिए लोग गए हैं, बहुत जल्द आ जाए। जेएमएम का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन दूसरी ओर सत्ताधारी दलों में भी मंत्री पद को लेकर दावेदारी शुरू हो गई है। योगेंद्र साव ने अंबा प्रसाद को मंत्री बनाने की मांग की है। अंबा प्रसाद आती है और अंबा प्रसाद के आने से एक तो महिला कोटा का भी मामला फिट बैठेगा, ओबीसी का कोटा फिट बैठेगा, तेली कोटा फिट बैठेगा और यंगेस्ट एमएलए का कोटा फिट बैठेगा। तो टैलेंट है और दूसरी चीज है कि हर चीज में, हर क्षेत्र में आगे है। इधर जेएमएम के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है और कहा है कि सत्ताधारी दल को खुद अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है। पटक उनके अंदर है, डर उनके अंदर है, अविश्वास उनके अंदर है, अपने ही लोगों में उनको विश्वास की कमी है और यही कारण है कि सरकार के गठन होने के बाद भी सुन रहे हैं कि वो लोग भाग रहे हैं। इस पार्टी में परिवार के अंदर ही अविश्वास है। दूसरा अविश्वास इनके अपने विधायकों पर है और तीसरा अविश्वास जो है वो जनता का है। ये पूरा का पूरा कुनबा अविश्वास पर के बादल से घिरा हुआ है। चंपई सोरेन ने सत्ता की कमान संभाल ली है, लेकिन अब भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। चुनौती बहुमत साबित करने की है, साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक, राकेश, विपिन, शहनवाज, अजय लाल और राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो मामला टर्न लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार को तो लगा था कि झारखंड की सरकार अस्थिर हो गई है, लोग कयास लगाने लगे थे कि सरकार गिर गई है, हंग असेंबली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। दरअसल सीएम के पद पर हेमंत सोरेन थे, उन्होंने इस्तीफा दिया था, सरकार नेतृत्व विहीन हुई थी, इसको नेतृत्व विहीन कहते हैं। और आज मनोनीत मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन जी ने शपथ ग्रहण कर लिया है। अब 5 और 6 तारीख को जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत है, उसमें वो अपने बहुमत साबित करेंगे, शक्ति प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद सरकार पूरी तरीके से स्थिर हो जाएगी, स्थिर मानी जाएगी। लेकिन 5-6 तारीख में अभी 3 दिन और शेष हैं। उन 3 दिनों की रक्षा के लिए, उन 3 दिनों को सेफ रखने के लिए 35 से ज्यादा विधायकों को 2 दिन की छुट्टी भी मानकर चल सकते हैं कि 2 दिन की छुट्टी मिली है और सारा विधायक एक साथ हैदराबाद में है। विपक्ष इस पर निशाना भी साध रहा है। सबसे पहले रुख करेंगे अपने सहयोगियों का जो लगातार इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए रखे, उसके बाद रुख करेंगे अपने अतिथियों का। पहले जुड़ते हैं विपिन से और राकेश से। विपिन, शपथ ग्रहण समारोह आज संपन्न हो गया है। 5-6 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र भी आहूत किया गया है, लेकिन इसी बीच विधायकों को यहां से हटाकर हैदराबाद पहुंचा दिया गया है। यह असुरक्षा की भावना क्यों? जी देखिए, राज्य के 12वें मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई सोरेन ने झारखंड की बागडोर संभाल ली है। उनके साथ उनके कैबिनेट में सहयोगी मंत्री के तौर पर कांग्रेस से आलमगीर आलम और राजद से सत्यानंद भोक्ता ने शपथ ग्रहण किया। नई सरकार ने पहले कैबिनेट की 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए और जहां तक विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट कराने की बात है, तो जाहिर सी बात है कि जो अनुभव रहा है कांग्रेस का और जो कांग्रेस के सहयोगियों के साथ जिन राज्यों में सरकार चल रही है, उसका जो अनुभव आप याद करिए। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, जिस तरीके से सरकार वहां पर चल रही थी और अचानक से जो तोड़ फोड़ देखने को मिला, कर्नाटका उससे पहले उदाहरण रहा था। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस कहीं ना कहीं एक सेफ साइड लेकर चल रही है।
तमाम चीजों की मॉनिटरिंग कांग्रेस के हाथों में है। आपने देखा उस विशेष विमान की तस्वीर और उस वीडियो में कि जो मल्लिकार्जुन खड़गे के सचिव पद पर भी है, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है प्रणव झा, उनकी मौजूदगी थी। तो तमाम लोगों को एहतियातन कांग्रेस शासित जो राज्य है तेलंगाना, उसकी राजधानी हैदराबाद ले जाया गया है। इससे पहले भी जब लिफाफा प्रकरण हुआ था तो कांग्रेस शासित तत्कालीन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर विधायकों को ले जाया गया था। तो कहीं से कोई चूक नहीं, क्योंकि जो मन में एक डर है, ये वाजिब सा डर इस गठबंधन के अंदर था। क्योंकि जब दावा पेश कर दिया गया था हेमंत सोरेन के इस्तीफे के साथ ही, तो जो परिस्थितियां बनी थी उसने कहीं ना कहीं गठबंधन को, विधायकों को सेफ जगह पर पहुंचाने के लिए मजबूर किया। यही बहुत बड़ी वजह बनी थी कि कल ही विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। उसके बाद देर रात अचानक गवर्नर हाउस हरकत में आया। उसने चंपई सोरेन, आलमगीर आलम को बुलाया, फिर बाद में सत्यानंद भोक्ता वहां पहुंचे और सरकार बनाने का जो दावा था उसे गवर्नर ने स्वीकार किया। और देर रात ही जो हेडलेस झारखंड था उसको चंपई सोरेन के नेतृत्व में एक नेतृत्व करता दिया, उन्हें मनोनीत किया मुख्यमंत्री के तौर पर। और आज दिन भर जो चीजें हुई वो स्पष्ट है। इस बीच विधायक हैदराबाद पहुंच चुके हैं और जो नए मुख्यमंत्री हैं और जो गठबंधन के विधायक दल के नेता हैं चंपई सोरेन, उन्होंने साफ कहा कि विधायक छुट्टी मनाने गए हैं, क्योंकि पहले से तैयारियां की जा चुकी थी। और क्योंकि अभी एक और सामने जो सबसे बड़ी चुनौती हेमंत सोरेन के जाने के बाद जो नई सरकार बनी है चंपई सोरेन की अगुवाई में, उसके समक्ष होगा फ्लोर टेस्ट का। 5 तारीख और 6 तारीख को जो विशेष सत्र कैबिनेट ने जिस प्रस्ताव को पारित किया था, गवर्नर ने उसको अपनी मंजूरी दी है। और 5 तारीख को 11 बजे सभा आहूत करने का स्पीकर को निर्देश गया है। और 11 बजे 5 फरवरी को स्पीकर के अगुवाई में जब ये सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो राज्य के राज्यपाल इसे संबोधित करेंगे और उसी दिन विश्वास का प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। और जो जानकारी है उस हिसाब से 6 फरवरी को विश्वास मत पर सदन में चर्चा होगी और फिर वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करने के साथ ही जो बहुमत का दावा जो पेश किया गया गवर्नर के सामने, उसे फ्लोर टेस्ट के माध्यम से चंपई सोरेन को साबित करना होगा। उसके बाद जो मंत्रिमंडल विस्तार, विभागों का बंटवारा जैसे महत्वपूर्ण कार्य है वो किए जाएंगे। निश्चित तौर पर विपिन, माना जा रहा है कि मैजिकल आंकड़े को पार कर लेगा, मैजिकल आंकड़े को प्राप्त कर लेगा महागठबंधन। रुक करते हैं, राकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, आप वो पहले व्यक्ति हैं जिनको राजभवन, जब चंपई सोरेन को राजभवन बुलाया गया और वो राजभवन के गेट से बाहर निकले तो सबसे पहले आपसे मुखातिब हुए, आप वहां मौजूद थे। न्यूज़ 11 ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपने की। आपने बताया कि राज्य को नया मुख्यमंत्री मिल गया है, चंपई सोरेन के रूप में नए मुख्यमंत्री मिल गए। आलमगीर आलम उस वक्त उनके साथ मौजूद थे। क्या नजारा था इस पूरे ऊहापोह के बीच, राजभवन का देर रात बुलावा आना और उसके बाद निकलकर इतनी ज्यादा स्थिरता आ जाना, कहीं ना कहीं राज्य के लिए सुखद संकेत मान रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, उसी पल का इंतजार था गठबंधन के साथियों को। और जैसे ही ये खबर आई अभिषेक की 11 बजे राज्यपाल ने कॉल किया है, तो स्थिति कहीं ना कहीं थोड़ी सामान्य होती नजर आई और लगा कि देखिए यहाँ से कोई सुखद समाचार निकलेगा। और आप भी चूंकि वहाँ मौजूद थे और आपने देखा होगा कि चंपई सोरेन और उनके साथ आलमगीर आलम दोनों जब बाहर निकले तो चेहरे पर एक ठहराव था, एक सुखद भाव था। और वो भाव शब्दों में भी निकला कि देखिए राजभवन ने कॉल किया है और न्योता दिया है सरकार गठन को लेकर। वहीं से तस्वीर जो है वो बदल गई। बहरहाल जो सवाल निकल कर आ रहे हैं रिसोर्ट पॉलिटिक्स को लेकर, तो देखिए झारखंड में रिसोर्ट पॉलिटिक्स पहले भी हुआ है। पहले भी इस तरह के जब सर्कमस्टांसेस आए थे तो तमाम विधायकों को रायपुर शिफ्ट कराया गया था। इस बार भी देखिए रणनीति के तहत, चूंकि ये रणनीति का हिस्सा है और उसी के तहत इससे प्रिकॉशन मेजर किया गया है, तमाम विधायकों को हैदराबाद शिफ्ट किया गया है। 37 विधायक हैदराबाद गए हैं, 47 विधायकों का दावा किया जा रहा है और राजभवन को जो पत्र गया है उसमें 43 विधायकों का समर्थन है। तो तीनों अलग अलग आंकड़े हैं। जो विधायक हैदराबाद शिफ्ट हुए हैं उनकी संख्या 37 है। राजभवन जो लेटर गया है जिसमें विधायकों के हस्ताक्षर हैं वहां संख्या 43 है। और जेएमएम के तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि जब फ्लोर टेस्ट की बारी आएगी, संभवतः 5 या 6 तारीख को फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, तो वहां 47 विधायक जो हैं वो मौजूद रहेंगे। तो सरकार पूरी तरीके से आश्वस्त है, उनको लगता है कि फ्लोर टेस्ट जो है वो आसानी से निकल जाएगा। लेकिन राकेश, आश्वस्त है, उसके बाद भी आंकड़े 3 जगह चले जा रहे हैं, 37,
43, 47 आंकड़े तो फिर एक होने चाहिए थे। नहीं, बिल्कुल देखिए, कई जो विधायक हैं वो रांची में ही हैं, 10 विधायक रांची में ही हैं। कुछ विधायकों की नाराजगी की भी बात आ रही है, लेकिन उनको भी मना लिया गया है। जो पार्टी सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल की जो बात थी वो डैमेज कंट्रोल हो चुका है। उसको लेकर जेएमएम के कई नेता कल से लगातार सक्रिय थे। मसलन अगर आप बात करें लोबिन हेम्ब्रम की, चमरा लिंडा की, सीता सोरेन की, तो ये जो 3 बड़े चेहरे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, जो थोड़े नाराज चल रहे थे, थोड़े अलग चल रहे थे, अब जो जानकारी निकल कर आ रही है अभिषेक की, तीनों मान चुके हैं, तीनों ने अपना समर्थन चंपई सोरेन को दे दिया है। आज आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह के दौरान सीता सोरेन की मौजूदगी में थी। चंपई सोरेन से भी थोड़ी देर पहले मेरी बातचीत हुई, वो कल रांची आ रहे हैं और उन्होंने भी समर्थन की बात कही है। उन्होंने कहा है कि चंपई सोरेन जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, गुरुजी के साथ चले हैं, तो उनकी जो नाराजगी थी वो खत्म हो चुकी है और वो अपना जो समर्थन वो चंपई सोरेन को देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बढ़िया है कि चंपई सोरेन को समर्थन देने के लिए तैयार है। झारखंड को निश्चित तौर पर एक स्थिर सरकार की जरूरत है और ये स्थिर सरकार देने के लिए महागठबंधन पूरी तरह तैयार हो चुकी है। बहुत धन्यवाद विपिन आपका, बहुत धन्यवाद राकेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब स्वागत करेंगे अपने अतिथियों का। हम स्वागत कर चुके हैं, हमारे साथ कांग्रेस से कद्दावर वरिष्ठ नेता है राजीव रंजन जी, स्वागत है, वो हमारे साथ मौजूद है। भाजपा से विधायक अमित मंडल हमारे साथ मौजूद है। अमित जी स्वागत है आपका। और झामुमो से धीरज दुबे जी हमसे जुड़े हुए हैं। धीरज जी स्वागत करते हैं आपका। सरकार बन गई है, चंपई सोरेन ने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की, तो शुरुआत झामुमो से करते हैं। धीरज दुबे से पूछते हैं, धीरज जी क्या झामुमो में सब ऑल इज वेल हो गया है? हेमंत सोरेन बहुत बड़े चेहरे हैं, झारखंड के बहुत बड़ा चेहरा है, जांच चल रही है, हिरासत में लिए गए, जेल भेजे गए, पत्नी का नाम आया, सीता सोरेन के तरफ से बगावत की बात भी आई, मीडिया को भी उन्होंने कहा कि मेरी बेटियों पर विश्वास जताना चाहिए। उसके बाद चंपई सोरेन का नाम आया, चंपई सोरेन पर सबकी सहमति बनी। बसंत सोरेन कहीं बीच में नहीं आए, मीडिया से भी मुखातिब नहीं हुए, लेकिन अंततः सोरेन परिवार से बाहर सत्ता खिसकी, चंपई सोरेन के पास सत्ता पहुंची और चंपई सोरेन के पास कहीं ना कहीं वो मैजिकल आंकड़े बनते दिखाई दे रहे हैं झारखंड में स्थिर सरकार बनाने के। देखिए, कहावत है जी कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। जी जी, ये जो परिस्थितियां बनी ये हमारे शौक से थोड़ी बनी जी। ये तो उनके हाथ में डंडा है भारतीय जनता पार्टी के, केंद्र की सरकार की। वो जैसे मन वैसे हाँक रहे हैं और सिर्फ झारखंड को ही थोड़ी, जहां भी अपोजिशन का गवर्नमेंट बन जा रहा है वहां जोड़ तोड़ की कोशिश होती है, सरकार को गिराने का कोशिश होती है और ये भी प्रयास होता है कि किसी तरह अपना वहां सरकार बना लिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है। हमारे यहां भी कुछ ऐसी घटना जिसको मनगढ़ंत बनाया गया, जो हुआ ही नहीं। जैसे बसंत सोरेन जी के बारे में चर्चा किया गया, बसंत सोरेन जी तो लक्ष्मण की भूमिका अदा कर रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, और हर एक छोटे भाई को अपने बड़े भाई के मुसीबत में वैसे ही खड़े रहना चाहिए जैसे आज बसंत सोरेन जी खड़े। जैसे भगवान भरत जो थे भगवान राम के लिए खड़े थे, लक्ष्मण उनके साथ बनवास जाने तक के लिए तैयार थे, तो ये तो चट्टानी एकता का प्रतीक झारखंड से उन्होंने संदेश दिया। और एक भाजपा ताक में बैठी हुई थी कि परिवारवाद का आरोप लगाएंगे अगर परिवार से कोई बनेगा। हमारी पार्टी ने एक साथ दो संदेश दिए कि आप चाहते थे कि आपका जो आंख में कांटा की तरह चुभ रहे थे हेमंत सोरेन जी, आपने जब उनको गिरफ्तार किया, उनको गद्दी से जबरदस्ती हटाने का काम किया, तो उन्होंने जो सबसे वरिष्ठ, सबसे सरल, सौम्य और शालीन स्वभाव के व्यक्ति, जिन्होंने झारखंड आंदोलन में भी अपना रोल निभाया है, जिनके नाम पर शायद ही मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को भी ये लगता होगा कि नहीं ये उचित सही व्यक्ति के हाथ में बागडोर गया, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया। तो भारतीय जनता पार्टी, आज मैं देख रहा था बाबूलाल जी का मुंह पूरी तरह से उतरा हुआ था। 2 षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की थी। एक तो इन्होंने जो सबसे विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा था, जिसके नेतृत्व में माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में इंडी गठबंधन बाजी मार जाता, उनको इन्होंने हटाने का कोशिश किया था। एक में उन्होंने सफल हो गए। दूसरा, इनका सबसे बड़ा जो इनकी सोच थी, जो इनका षड्यंत्र था कि एक नाम पर सहमति नहीं बनेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा को 2 फाड़ में तोड़ दिया जाएगा। लेकिन ये इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ, इनकी सोच जो है पूरी नहीं हुई। और दूसरा जो सबसे बड़ा षड्यंत्र था कि राजभवन को आगे करके झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू कर देंगे।
इसकी तैयारी भी की गई, इसका कोशिश भी किया गया। 24 घंटे बिना कह सकते हैं कि माथ महुआर हम लोग आम भाषा में बोलते हैं, झारखंड चला, लेकिन अंततः सत्य की विजय हुई है और जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पार्टी संघर्ष करते हुए आई है। झारखंड के इस 24 साल में सत्ता पर मात्र 5 संघर्ष कर रही है, संघर्ष करती आई है, संघर्ष कर रही है। आपने बताया अभी कि भाजपा का षड्यंत्र था झामुमो को दो फाड़ करने का। जरा धीरज जी को सुनाइए लोबिन हेम्ब्रम क्या कह रहे हैं। साथियों से आग्रह होगा, सुनाइए एक बार लोबिन हेम्ब्रम क्या कह रहे हैं। माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में इतना आंदोलन होने के बाद राज्य अलग हुआ, लेकिन आज राज्य अलग होने के बाद भी आज तक ये जितना सारा जो मुद्दा है आज तक ये इसको धरातल पर नहीं उतरा है। और इसीलिए हमने चाहा कि अब जेएमएम से हम रिश्ता नाता अब नहीं रखेंगे, क्योंकि लोग कह रहे हैं ये दगाबाज हो गया ये लोग का। तो जो लोग बोला था तो हम उसके साथ देखिए हम पिसाएंगे। ये चीज यहाँ के लिए भूल कवच है ना, तो इसको भी धरातल पर नहीं उतारेंगे। अब चंपई सोरेन को देखेंगे, चंपई सोरेन को देखेंगे और हम विधानसभा में हमारा ये सब क्वेश्चन रहेगा और हम ये बात विधानसभा के अंदर भी बाहर भी हम बोलते रहे। वो जमीन को कोई टच नहीं कर सकता, लेकिन वैसा जमीन का यहाँ पर लोग, तो इसका मतलब है सीएनटी नहीं है। ये सीएनटी को ये लोग ताकत करके अपना कानून चला रहा है। आज वैसे लोग जेल जा रहे हैं और अंततः हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल जाना पड़ा, जबकि हमने उन्हें कहा था कि आपको बदनाम कर दिया, आपके इर्द गिर्द में रहने वाले लोगों ने आपको बदनाम कर दिया, आप सचेत हो जाए। तो उन्होंने कहा था कि आप क्या क्या बोलते हैं, यहाँ विपक्ष को मौका मिल जाता है। तो धीरज जी आपने सुना लोबिन हेम्ब्रम के तेवर बगावती हैं। उन्होंने कह दिया वो खुद को झामुमो से अलग कर रहे हैं, पूरी तरह अलग कर रहे हैं। हेमंत सोरेन पर भी कह दिया, गुरुजी पर भी कह दिया। देखना दिलचस्प होगा कि झामुमो एकजुट है और मजबूत है, क्योंकि फिलहाल आज की जो स्थिति है एक एक कोटा बांट दिया गया। झामुमो, कांग्रेस, आरजेडी तीनों कोटे से एक एक लोगों ने शपथ ले ली है। अच्छी बात है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। रुक करते हैं भाजपा से, अमित मंडल जुड़े हुए हैं। अमित, झामुमो कह रहा है पूरी तरह से मजबूत है, इंटैक्ट है, लेकिन 35 विधायकों को हैदराबाद भेजना पड़ रहा है। लोबिन हेम्ब्रम के तेवर बगावती हैं। योगेंद्र साहु बेटी के लिए, अंबा प्रसाद के लिए मंत्री का पद मांग रहे हैं। देखिए, मैं तो कहूंगा कि यह महागठबंधन अपॉर्चुनिस्ट महागठबंधन है, और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि महागठबंधन के लोग सिजोफ्रेनिया से पीड़ित हैं। सिजोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें सबको लगता है कि षड्यंत्र भाजपा कर रही है। आपको पता होगा कि एक सब्जी वाले ने, तरकारी बेचने वाले ने सरकार गिराने की कवायद की थी, फल बेचने वाले ने, उस पे एफआईआर हुआ था। उस एफआईआर का क्या हुआ ये तो महागठबंधन को बताना चाहिए। वो एफआईआर स्क्वाश हुआ, नहीं हुआ, कार्रवाई हुई। उसके बाद उसके 3 विधायक 45 लाख कैश के साथ पकड़े गए थे। उस पे अग्रतर कार्रवाई क्या हुई, जांच कमेटी बैठी, इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसका क्या हुआ ये गठबंधन को बताना चाहिए था। लोबिन हेम्ब्रम का आपने क्लिप सुनाया, किस प्रकार से उन्होंने सरकार के खिलाफ बात की। नहीं, लेकिन हालांकि बाद में जिक्र किया है कि उनकी बात नहीं सुनी जाती है। अमित जी, बाद में लोबिन हेम्ब्रम से हमारे सहयोगी ने जब फोन पर बात की तो उन्होंने कहा कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मान मनोवल हो गया है, मान मनोवल बाकी है, कल का नजारा क्या होगा वो तो देखना होगा। मैं सिर्फ इस इंस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं, इसके पहले भी कई बार उन्होंने जो है जेएमएम का पोल खोलने का काम किया है। सीता सोरेन जी ने जेएमएम के लिए खिलाफ खुलकर बोला है। 4 महिला विधायक जो है उन्होंने महागठबंधन के खिलाफ खुलकर बोला है। इरफान अंसारी साहब ने कई बार जिक्र किया है। कई ऐसे इंस्टेंसेस मैं आपको बता दूं जहां पर विधायक ने अपने सरकार के खिलाफ बोला है, वो संतुष्ट नहीं थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार भी जब इन लोगों ने फ्लोर टेस्ट किया था तो ना हमने डिमांड किया था ना मांग किया था, उनको खुद से लगा कि फ्लोर टेस्ट करना, उन्होंने किया। इस बार भी हम लोग ने कहीं नहीं बोला कि हम लोगों को सरकार बनानी है या हम लोगों को अपनी बहुमत दिखानी है। इनको ऐसा लगा, इन्होंने किया। ये सरकार चल रही है महागठबंधन से, और इस महागठबंधन में 2 बार जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनको राज्य के बाहर जाना पड़ रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर दिखा रहा है कि जनता
सुरक्षित नहीं इसको है। तो भाजपा का खौफ बताती है। विधायक यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसको तो भाजपा का खौफ बताया जाता है, महागठबंधन हर जगह, और अनुभव भी रहे हैं। अगर हम कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो अनुभव तो वही मैंने कहा कि ये सरकार जो है सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है। भारतीय जनता पार्टी वेट एंड वॉच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल का दायित्व निभा रही है। दो बार इन लोगों को प्रदेश छोड़कर छत्तीसगढ़ जाना पड़ा, हैदराबाद जाना पड़ रहा है। तो ये दर्शाता है कि लॉ एंड ऑर्डर इस प्रदेश का कैसा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग रिजॉर्ट पॉलिटिक्स ही नहीं, पॉलिटिकल टूरिज्म भी कर रहे हैं। और पॉलिटिकल टूरिज्म में जनता को छोड़ के ये भगोड़े की तरह कई बार राज्य छोड़कर भाग गए हैं। चलिए, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। रिजॉर्ट जाना है, वापस आना है और चर्चे में रहना है। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। रुक करते हैं, कांग्रेस से राजीव रंजन जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म का आरोप लग रहा है राजीव जी, रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करते हैं, 2 बार साल में घूमने निकल जा रहे हैं विधायक लोग, भाजपा का आरोप है। देखिए, ये अपने दिल से जानते हैं पराया दिल का हाल, और ये इनकी आदत रही है, इनका सगल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी से न सिर्फ झारखंड वासी बल्कि पूरे देश की जनता वाकिफ है। और आज सिजोफ्रेनिया की बात करने वाले लोगों को छिद्रान्वेषण करके आत्म प्रवंचना से बचना चाहिए। अभी एक महोदय हैं जो ज्योतिषाचार्य की भूमिका में है, चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, एक्स पर प्रतिदिन कोई नया नया ट्वीट करते रहते हैं। जिस प्रकार से देखा आपने कि एक चलती हुई सरकार को किस प्रकार से उनके छवि को धूमिल करने के प्रयास करके और किस प्रकार से डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया, और उसमें ये आंशिक रूप से कामयाब भी हुए। और पूरे राज्य को लगभग हम कह सकते हैं कि कुछ घंटों के लिए आपने कृत्रिम संवैधानिक संकट तक पैदा करने का प्रयास किया, और उस माध्यम से चलती हुई सरकार को अपदस्थ करके, जिसकी योजना में ये जिस दिन से सरकार बनी थी उस दिन से लगे हुए थे। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं, मैं ऐसा कल तक जो लोग जो आज इनके अध्यक्ष हैं, कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, वो इनको फ्यूज बल्ब बताते थे और वो कुतुब मीनार से कूदा करते थे। वो जब जैसे ही इसमें शामिल हो जाते हैं, वो बताते हैं कि भाई हम बस 10 दिनों के अंदर सरकार गिरने वाली है। आपको याद होगा मधुपुर का विधानसभा का उपचुनाव हो, बेरमो का उपचुनाव हो, इनके तब के अध्यक्ष और अब के अध्यक्ष बैठ करके किस प्रकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार गिराने की बात करते थे, और आज तक उसी मोड में चल रहे हैं। तो इनकी बातों से जनता वाकिफ है। और अब तो इन्होंने राज्य में कृत्रिम जो संवैधानिक संकट पैदा किया, वो संविधान के संरक्षक को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। यही लोग हैं जो एक देश एक विधान का नारा लगाने वाले लोग हैं। तो बगल का राजीव जी थोड़ा सा मैं 10-5 मिनट और कंक्लूड कर लूं, 2 मिनट, क्योंकि मैं आराम से मैं पूरी तन्मयता से सारे लोगों की बातों को सुना हूं। एकदम बराबर समय दे रहा हूं, आपको ज्यादा ही समय मिला है, बताएं। तो बगल का ही राज्य है। नीतीश जी कल तक इधर थे, गए, समर्थन का पत्र दिया, 15 मिनट में निर्णय हो गया, 4 घंटे में शपथ ग्रहण हो गया। परिस्थितियां अलग थी राजीव जी, कोई अलग नहीं थी, बिल्कुल अलग परिस्थिति। नहीं, ये मैं मान नहीं सकता हूं। वो हेडलेस राज्य नहीं था, ये हेडलेस राज्य था। बिल्कुल, यहाँ पर नेता तुरंत चुन करके विधायकों को लेकर के राजभवन गया। क्यों राजभवन ने उनको आकर के मिलने तक का अवसर नहीं दिया? लेकिन गिरफ्तारी हुई थी, भ्रष्टाचार के मामले में आरोप तय किए गए थे। भ्रष्टाचार के मामले में अभी आरोप लगा है जी, आरोप लगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो जज भी बन जाते हैं और आंकड़ों की बाजीगरी बता करके फैसला भी सुना देते हैं, और उनको किस प्रकार से धमकी भरे लहजे में बात की जाती है कि उनको तो होटवार जाना ही होगा। यानी ये पूरी तरह से जो मामला है, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है, इसमें कोई संशय नहीं है। एक एक नेता हो, चाहे प्रदेश का अध्यक्ष हो या प्रदेश केंद्र का नेता हो, पूरी तरह से स्क्रिप्टेड भाषा बोलता है। और सबसे बड़ी विवेचना का विषय यह है कि वो महोदय जो ज्योतिषाचार्य बने हुए हैं, एक वीडियो उन्होंने डाला है कि जब तक हेमंत सोरेन के खानदान के एक एक व्यक्ति को हम जेल नहीं भेज लेते, तब तक चैन से नहीं बैठने वाले हैं। और वही जो व्यक्ति है, कल जब घोषणा हो जाती है कि चंपईदा का शपथ ग्रहण होगा, तो छिद्रान्वेषण करने में लग जाते हैं कि बसंत जी नाराज हैं, सीता सोरेन जी नाराज हैं, गुरुजी से पूछा नहीं गया। और योगेंद्र साहब भी सीट मांग रहे हैं मंत्री पद का बेटी के लिए। वो अलग विषय है, इसको उसमें मिलाया नहीं जाए। तो इस प्रकार का वातावरण बना करके मैं तो साधुवाद देता हूं गवर्नर साहब को कि उन्होंने बुद्धि और विवेक से काम लेकर के संविधान की रक्षा करने का काम किया। देर से ही सही, उनके कंधे पर रख करके जो बंदूक चलाई जा रही थी,
उससे बचने का काम किया। और आज मैं राज्यवासियों को भी बधाई देता हूं नई सरकार के गठन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री जी और 2 मंत्री जिन्होंने शपथ लिया उनको भी बधाई देता हूं। आने वाले 5 और 6 तारीख को ये संशय का वातावरण पूरी तरह से छट जाएगा। चलिए एक सवाल का जवाब दे दीजिए राजीव जी। आज हमारे सहयोगियों ने सुप्रियो भट्टाचार्य से जब मंत्रिमंडल विस्तार के संबंध में बात की और झामुमो की सीट में फेरबदल होने की आशंका बताई कि क्या कोई फेरबदल संभव है, उन्होंने कहा कि यह संवेदनशील इश्यू है, मुझे इससे दूर रखें, उन्होंने मौन साध लिया। कांग्रेस की तरफ से जो बात आ रही है, सीटें मांगी जा रही हैं मंत्री पद के लिए, आरजेडी को सीट ऑलरेडी मिल चुकी है, तो ऐसे में पुराने चेहरों पर कितना दांव चलेगा? आज राहुल गांधी जी भी झारखंड आए हुए हैं, पाकुड़ में सीएम वहां पहुंचे हुए हैं, गुलाम अहमद मीर साहब प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी आए हुए हैं। सीटों में फेरबदल कितनी संभावना है? क्या कांग्रेस उन्हीं पुराने चेहरों पर दांव खेलेगी या चेहरे बदलने वाले हैं? इन सारे विषयों पर बोलने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। हमारा आला कमान है, हमारे प्रदेश के प्रभारी ने शपथ ग्रहण समारोह में भी भाग लिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, स्वयं नेता विधायक दल ने शपथ ग्रहण किया है। तो इन सारे विषयों में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगा, हमारे दल के लोग बैठेंगे और चीजें जो है तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। रफ्ता रफ्ता वक्त गुजरने दीजिए, तस्वीर अपने आप साफ हो जाएगी। तो मैंने वही कहा कि इसी प्रकार के छिद्रान्वेषण के बहाने जो कृत्रिम संकट या मतभेद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, मेरा इशारा उसी ओर। लेकिन कैमरे पे बोल रहे हैं सर, कौन मतभेद पैदा कर रहा है? ना भाजपा कर रही है ना मीडिया कर रही है। अगर बात योगेंद्र साहु की करे तो कैमरे पे कह रहे हैं भाई। बात गोविंद हेम्ब्रम की करे तो कैमरे पर कह रहे हैं। भाजपा क्या कह रहा है मैंने उस ज्योतिषाचार्य के बारे में बता दिया। वो उससे अभी भाजपा से वो समझते हैं। बिल्कुल, भाजपा के सांसद है भाई। तो चार्टर्ड प्लेन लगाया, एक 2 चार्टर्ड प्लेन में अगर विधायक जा रहे हैं तो उनके सचिव भी जा रहे हैं। अब वो अपने मतलब की चीज, आपदा में अवसर ढूंढने में ये लोग बहुत माहिर हैं, वो लगा करके पोस्ट कर दिए। ये देखिए इसमें कितने विधायक हैं। हास्यास्पद स्थिति है। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार की बातें कर रहा हो तो आप समझ सकते हैं कि मानसिक दिवालियापन का शिकार है। राजीव जी का सीधा इशारा सांसद निशिकांत दुबे की तरफ है। भाजपा के सांसद एक कद्दावर नेता है, ईडी को लेकर बड़े सुर्खियों में रहते हैं और ईडी को लेकर इतनी बार ट्वीट कर चुके हैं कि उतना ईडी ने भी ट्वीट नहीं किया उतना जितनी बार निशिकांत जी ने ट्वीट किया है। मैं बस इसमें इतना ही कहूंगा, मुझे नहीं लगता कि हेमंत सोरेन ने कोई तीर्थ यात्रा करके होटवार गए हैं जी। जमीन घोटाला में उनको ईडी ने समन किया, गिरफ्तारी हुई, और ये जमीन घोटाला का जो मामला है वो आम जनता के कंप्लेन से हुआ। जब आम जनता त्रस्त हो गई, उन्होंने कंप्लेन किया, फिर ऐसी कार्रवाई हुई, और जो गठबंधन के लोग और जेएमएम के लोग ने पूरे झारखंड को बंद करने का काम किया था, उसमें भी समर्थन नहीं मिल पाया, और हर एक जिला अमूमन हर दिन की तरह चलता गया। इससे आप ये पता आपको लग सकता है कि हेमंत सोरेन पर कार्रवाई होने के बाद जनता में खुशी थी। अमित जी, तो इसमें कहीं कोई जो ये बोल रहे हैं, ये आ रहा हूं राजीव जी, आपके पास ये जो बोल रहे हैं, ये बहुत ही कठिन बात है और हल्की बात है। अगर आप प्रोटेस्ट में इतना विश्वास कर रहे हैं कि हमको बहुमत है, तो मैं तो कहूंगा कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये दिशाहीन राज्य चल रहा है और यहाँ पर मंत्री को जल्दी से जल्दी और मुख्यमंत्री को जल्दी से जल्दी बन जाना चाहिए था, तो आज आप सब मंत्री पद का शपथ दिला देते। आपको भी पता है कि अगर आप मंत्री पद का शपथ दिला देंगे अभी, तो कि कल की डेट में फ्लोर टेस्ट के लायक आप नहीं बचेंगे, क्योंकि अपने में जो जितने भी विधायक है लड़ रहे हैं, उनको सत्ता से मतलब है। तो इसी को सेटल करने के लिए हैदराबाद सबको भेजा मुझे नहीं लगता, आ रहा हूं राजीव जी, मुझे नहीं लगता कि इनको राज्य की जनता से कोई भी सरोकार है। और इसी चीज को जो है पर्दे के पीछे किस प्रकार मनोबल हो, इनको लेकर हैदराबाद का इन्होंने पॉलिटिकल टूरिज्म रखा है जी। तो मुझे नहीं लगता है कि मुझे कोई टिप्पणी करने की जरूरत है, भाजपा को कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। यह जग जाहिर है कि उनके अंदर में अंतःकलह है, और अगर इतना ही कॉन्फिडेंस है तो मुझे आप यह बताएं कि आज 3 मंत्री का शपथ हुआ, 2 मंत्री का, तो सबका हो जाता, सबका उनमें क्या दिक्कत थी? राजीव जी सबका क्यों नहीं? राजीव कांग्रेस से राजीव जी पूछे, आपका सवाल उन्हीं से पूछ लेते हैं। राजीव जी सबका क्यों नहीं हुआ?
देखिए, सभी मंत्रिमंडल का विस्तार आज ही क्यों नहीं कर दिया गया? सभी मंत्रियों को शपथ दिला दी जाती। मैं छोटे भाई अमित मंडल जी को बहुत तन्मयता से सुनता और देखता रहता हूं और राजनीति में अच्छा कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं उनको। लेकिन जहां तक सवाल है कि जो लोग सियासत को तिजारत का बाजार बना करके रखे हुए हैं, और आपने ही उदाहरण दिया गोवा का, मणिपुर का, मध्य प्रदेश का, राजस्थान का, किस प्रकार के हालात पूरे देश में, महाराष्ट्र का। आप बिकेंगे तो कोई तो खरीदार होगा भाई, वही तो है कि आप अविश्वास की बात करते हैं। अविश्वास का वातावरण कौन पैदा कर रहा है? मैंने वही उदाहरण दिया, बहुत तरीके से मैंने उदाहरण दिया कि जो व्यक्ति पूरे परिवार को जेल के पीछे भेजने की बात करता हो, आज उसी को परिवार की चिंता हो गई। अरे कसम से, आप यही तो कर रहे थे। और राजभवन के कंधे, जवाब दीजिए। नहीं, राजभवन के कंधे पर बंदूक रख करके जिस प्रकार से 22 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लगा करके आपने झारखंडी जनमानस को उद्वेलित करने का काम किया। आप देखें कि किस प्रकार से हजारों हजार लोग सड़कों पर थे। ये चाहते थे कि राज्य अशांत हो, अराजकता का वातावरण फैले और हमें राष्ट्रपति शासन लगाने का मौका मिले, इसलिए इन्होंने टाइम बाई करने का प्रयास किया। 2 मिनट में मैं राजभवन की इनको ये बात कर रहे हैं। अरे बताएं अमित जी राजभवन की स्थिति स्पष्ट करना चाह रहे, सुन लें। आपने सवाल पूछा राजभवन कोई मछली राजभवन कोई मछली बाजार नहीं है जहां विधायक जाएंगे और विधायक की खरोच फरोख्त जो वो सब्जी बेचने वाला और फल फ्रूट बेचने वाला कर रहा। राजभवन नियम कानून से चलता है। आपको याद होगा कि राजभवन में जब समय मिलने का दिया गया था और कितने लोगों को वहां मिलना है, जब स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी कि 9:30 बजे का था, तो विधायक अगर पहुंच जाते हैं बिन बुलाए वहां पे, तो उसको कैसे मिलने दिया जाएगा? और विधायक बाहर में राजभवन के हंगामा करने लग जाएंगे कि राज्यपाल ने मेरा अवमानना किया, हम लोगों को मिलने नहीं दिया। तो ये कहां तक औचित्य है? सिस्टम से चलना चाहिए, नियम से चलना चाहिए। राजीव जी एक सवाल अपना कम्युनिकेशन। अमित जी लौट रहा हूं आपके पास। एक सवाल राजीव जी से पूछना है मुझे कि राजीव जी, ये हॉर्स ट्रेडिंग की बार बार बात आती है, ऑपरेशन लोटस की बात आती है, बिकते हैं लोग तब खरीदार खरीद लेते हैं। अगर सीधे साधे शब्दों में कहें तो गलती बिकने वाले की है या खरीदने वाले की है? इसका फैसला तो जनता करती है। चुनाव आता है, जनता उन बिकने वालों। बिहार की बात आपने की थी, बिहार में राष्ट्रपति के, मैं वही कह रहा हूं। बिहार की एक बात बता दूं, राष्ट्रपति के चुनाव में पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि भाई अमित मंडल जी ने इस प्रकार की भाषा का प्रयोग उस संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और संविधान के संरक्षक और राजभवन के बारे में अगर मछली बाजार से उसकी तुलना की जाए, उन्होंने कहा कि मछली बाजार नहीं होता। अफसोस आता है। मैंने शुरू से कहा कि आप लोगों ने बनाया है, मैं इनको बराबर फॉलो करता हूं, लोगों ने बनाया है इनको। लेकिन अगर राजभवन के बारे में उसकी तुलना अगर मछली बाजार से करे कोई, तो ये तिजारती लोग की भाषा बोलने लगे हैं। आप लोगों ने उसको मछली बाजार बनाया। जिन लोगों के बीच ये बैठते उठते हैं वो इस प्रकार की बातें करते हैं और पूरे देश में जिस प्रकार का संशय का वातावरण इन्होंने राजनीति करने का जो प्रयास हर राज्य के स्तर पर किया है, और विपक्षी शासन जहां भी स्थापित रहा है, किस प्रकार से उसको नेस्तनाबूद किया जाए। कमजोर क्यों शासन होता है राजीव जी? कहां कमजोर है? तो फिर कैसे टूट जाता है, बिखर जाता है, कैसे समर्थन कर देता है? देखिए झारखंड का उदाहरण ले लीजिए ना। नहीं, आप चलिए बिहार की आपने बात की थी, आप मुझे बताइए कि नीतीश कुमार पर कौन सी ईडी की जांच थी, सीबीआई की जांच थी? नीतीश कुमार क्यों चले गए एनडीए के पाले में? भाई नीतीश कुमार क्यों गए, इसका जवाब तो आपको नीतीश कुमार से आपने बिहार की बात आपने छेड़ी। बिहार की बात में निर्णय के संदर्भ में कहा मैंने कि राजभवन ने इसी प्रकार की स्थिति थी। राजभवन ने 15 मिनट में कैसे निर्णय ले लिया? मैं एक क्वेश्चन, आप ये मछली बाजार से तुलना कर रहे हैं, क्या बिहार का राजभवन मछली बाजार है क्या? चलिए एक सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अब एक सवाल अमित जी से पूछना चाहूंगा। अमित जी एक सवाल आपसे जनता भी जानना चाहती है। राजीव जी से मैं बस राजीव जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पूछ लीजिए। जो 45 लाख रुपए आपके 3 विधायक को मिले, वो कहां से मिले, किसने दिए और क्यों मिले, इसको स्पष्ट कर दीजिए। ये मामला जो है ट्रिब्यूनल में चल रहा है, उसका फैसला आ जाएगा। और मैं कानून का बड़ा सम्मान करता हूँ, संविधान का सम्मान करता हूँ। मैं उस पर टीवी चैनल में डिबेट नहीं आपने, लेकिन नगद बरामद हो गए थे। बरामद हुआ, उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। वो देश और दुनिया के आंखों के सामने है। आपने तीनों विधायक प्रेस्टिकेट क्यों नहीं किया? भाई संविधान देते पार्टी से, संविधान वही तो कहा
कि इस प्रकार से छिद्रान्वेषण ट्रिब्यूनल में है अमित जी, नहीं वो तो मामला ट्रिब्यूनल में है, जांच चल रही है, आरोप अगर साबित हो जाएगा तो निश्चित तौर पर पार्टी उसके बाद ही कार्रवाई करेगी। आप तो आरोप लगते के साथ कार्रवाई चाह रहे हैं। एक सवाल का जवाब दे दें अमित जी कि ईडी जब भी कोई कार्रवाई करती है, ईडी ने आज हेमंत सोरेन को गिरफ्तार कर लिया। आज अमर बावरी जी का बयान आया था नेता प्रतिपक्ष का कि भाजपा शुरू से भ्रष्टाचार के विरोध में रही है। यही बात मैं उस पर भी आ जाता हूं। राजीव जी मुझे पहले बात पूरी कर लेने, सवाल है ये अमित जी से, मेरा दर्शकों का भी सवाल रहता है कि अमर बावरी का बयान है, अमर बावरी जी का, कि भाई हम लोग जो है शुरू से विरोध करते रहे सरकार का, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नेतृत्व विहीन हुई है, नेतृत्व का को जेल भेजा गया है हेमंत सोरेन को। तो जब क्रेडिट आता है तो भाजपा खुद के खाते में लेना चाहती है, लेकिन जब विपक्ष आरोप लगाता है कि ईडी जो कार्रवाइयां कर रही है वो बीजेपी से प्रेरित होकर कर रही है और बीजेपी के कहने पर कर रही है, तब आप कहते हैं कि भाई केंद्रीय जांच एजेंसी है वो अपना काम कर रही है। दोनों बात आप ही लोग कहते हैं। जनता क्या समझे, ईडी को केंद्रीय जांच एजेंसी समझे या उसकी क्रेडिट को आपकी करनी मान ले? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्षी दल होने के नाते अगर झारखंड में बंदर बांट हो रहा है तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे जी। हम लोग जहां पर भी हो, जिस प्लेटफॉर्म में भी हो, समस्याओं को उजागर करेंगे, चाहे वो विधानसभा हो, सीबीआई हो, ईडी हो, आईटी हो। ये हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि सारी जांच एजेंसियों के समक्ष चीजों को रखना। ये ईडी की जिम्मेदारी है, ये सीबीआई की जिम्मेदारी है, ये आईटी की जिम्मेदारी है, उसमें नियम संगत कार्रवाई करना। जितनी भी यहां पर कार्रवाई हुई है, कार्रवाई पर क्रेडिट लेना मिश्रा में हो, केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर भाजपा का क्रेडिट लेना कितना उचित है अमित जी? देखिए, हम लोग शुरू दिन से बोल रहे हैं कि जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और आरोप हम लोगों ने कई बार सिर्फ हेमंत सोरेन बनते हैं, सरकार बदल जाती है, मतलब चेहरा बदल जाता है, सिर्फ हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार कर रहे थे। डीसी भी हुए हैं जी, छवि रंजन है, पूजा सिंघल है, पंकज मिश्रा है, ये सब पदाधिकारी हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन ही सिर्फ शिकार हुए हैं? हेमंत सोरेन तो इसलिए शिकार हुए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनका कनेक्शन इन सब से मिला जी। हम लोगों तो नहीं बोला कि कोयला का घोटाला घपला कर दो, छर्री बालू गिट्टी बेच दो, जमीन बेच दो। अगर आपने ऐसा किया है तो स्वाभाविक तौर पर कार्रवाई होगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहां पर चोरी भी करें और चोरी के खिलाफ अगर हम लोग बोले भी तो सबसे बड़े हम लोग झूठे हो जाते हैं। चलिए, ये बात मतलब हम लोग चोरी देखते रहे, ये अमित जी ने बड़े पते की बात कर दी। राजीव जी कुछ ना बोले। राजीव जी आपसे जानना चाहूंगा, राज्य की जनता जान रही है, पूरा देश आज झारखंड को देख रहा है, पत्थर अवैध खनन का केस चल रहा है, जमीन घोटाले का केस चल रहा है, बालू घोटाले का केस चल रहा है, शराब पर केस हो गया है, शायद ही कोई विभाग अब बच रहा है जो केस से बचा हुआ। 2-2 आईएएस आपके राज्य के जेल के भीतर हैं। ऐसे में नई सरकार बनती है, नया चेहरा आता है, हो सकता है कुछ और चेहरे रिसफल किए जाएं। कितनी चुनौतीपूर्ण होगी अगर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच चल रही है, कितनी चुनौतीपूर्ण रहेगी? आज भाजपा ने तो खुलकर कह दिया कि जो कांग्रेस के साथ रहता है वो जेल चला जाता है। भाई मैंने वही कहा कि पूरे देश स्तर में जिस प्रकार का वातावरण बना करके, ये ठीक है, विपक्ष का काम है आईना दिखाना। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष समान रूप से व्यवस्था संचालन के लिए जिम्मेवार होते हैं। आप अपना काम कीजिए ना भाई। आपने तो जो चुनिंदा संस्थाएं हैं उनकी साख पे बट्टा लगाने तक का काम कर दिया। भाई वहां क्वेश्चनायर क्या हो रहा है, ये बैठ करके एक सांसद जो है, चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, वो पहले से ट्वीट कर दे रहा है। कौन बता रहा है उसको? किसी के घर में कौन क्या बैठा है, क्या बता रहा है, कैसे वो ट्वीट कर रहा है? और आप बात करते हैं कि पार्टी विद ए डिफरेंस, हम अलग हट करके। तो पूरा देश ने देखा है कि किस प्रकार से 70,000 करोड़ की बात होती है, अजीत पवार को शपथ ग्रहण करा दिया जाता है। एक उदाहरण नहीं है, शुभेंदु अधिकारी, छगन भुजबल, नारायण राणे, मैं कितनों का नाम लूं। तो क्या सिर्फ प्रतिपक्ष के नेता ही जो है वो इस प्रकार की कार्रवाई में लिप्त है क्या? जी केवल प्रतिपक्ष के नेता ही लिप्त है? आप लोगों ने कोई वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें इनके दाग धुल जाते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसे लॉन्ड्री लेकर के बैठे हैं ना, जो इनके साथ शामिल होता है वो साफ सफेद हो जाता है। मैं तो बस इतना ही जानता हूं कि जिस सांसद की बात कर रहे हैं उस सांसद पे राज्य सरकार ने 43 एफआईआर किए जी, और एडमिनिस्ट्रेशन भी उनके हाथ में है, पुलिस भी उनके हाथ में है। यदि आपने 43 एफआईआर उनमें किए तो हमारे सांसद ने तो जाकर नहीं बोला कि क्यों किया एफआईआर, क्यों किया, हेमंत सोरेन ने वेंडेटा पॉलिटिक्स किया।
उन्होंने कोर्ट का शरण लिया, कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया, कोर्ट से नियम संगत बात होगा उसको जग जाहिर किया, और आज वो प्रमुखता के साथ अपनी बातों को भी रख रहे हैं। ईडी के क्वेश्चन, ईडी के निर्णय, इस पर मैंने प्रश्न खड़ा किया। राजीव जी कह रहे हैं कि ईडी का क्वेश्चन किसी सांसद को पहले कैसे मिल सकता है, वो पहले कैसे ट्वीट कर देगा? कहीं यही तो एक बहुत बड़ा कारण नहीं बनी है सारी कार्रवाई में देरी होने का। आप और उस पर से दूसरा नेता आता है, बोलता है जाना ही होगा, मुझे तो नहीं पता है, 70,000 करोड़ की बात कर देता है। अब भाई समझ में नहीं आ रहा है, आप देश की जनता नंगी निगाहों से देख रही है कि किस प्रकार की कार्रवाई चल रही है। मनीष सिसोदिया के विषय में सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया? क्वेश्चनर में कौन सा क्वेश्चन थे? क्वेश्चनर याद है राजीव जी? बताइए क्वेश्चनर में कौन सा क्वेश्चन? नहीं, मैं थोड़ा सा कानून का सम्मान करता हूं, संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करता हूं। वो आप है कि राजभवन को मछली बाजार बता रहे हैं? तो इनको पता ही नहीं है, ये तो इस मामले में थोड़ा सा प्रकाश डाल देता हूं। राजीव गांधी ने कभी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करने का काम नहीं किया है। संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा बनी रहनी चाहिए, उसके साथ बट्टा नहीं लगना चाहिए। आपके विधायक ने किया है, दीपिका पांडे सिंह ने ऑन लाइव कहा है, ऑन एयर कहा है। क्या कहा है? राज्यपाल के खिलाफ कहा है, गवर्नर के खिलाफ किया है जी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ अमित भाई, और मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ ऑन एयर कह रहा हूँ। अरे आप चुनौती के साथ कह रहा हूँ। चलिए अमित जी समय कम बचा है, कांग्रेस में है। अमित जी समय कम बचा है, आप भी कुशल राजनीतिज्ञ हैं, नजदीक से देख रहे हैं राज्य की राजनीति को। नई सरकार के लिए, चंपई सोरेन के सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या आने वाली है? किसको चुनौती मान रहे हैं? नई सरकार चंपई सोरेन की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि अपने तीनों घटक दल को कैसे सामंजस्य बना के क्षेत्र की जनता और प्रदेश की जनता के लिए कार्य करे। कैसे जेएसएससी आज की डेट में घोटालों घपलों में फंसी हुई है, एक पुनः ईडी की जांच जेएसएससी पे ना हो जाए और जेपीएससी पे ना हो जाए, उसको लेकर चीजों को ठीक करे। युवाओं को कैसे नौकरी मिले और कैसे फेयर तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो, उसको लेकर चिंता करे। कोयले की कालाबाजारी हो रही है और इतने घोटाले घपले हो रहे हैं, उस पर तुरंत एफआईआर करे और तुरंत जांच कमेटी बैठाकर जांच का जो है आदेश दे। ये तो आप उनके कर्तव्य बता रहे हैं, मैं चुनौतियां पूछ रहा हूं। तो मुझे अमित जी मैं चुनौतियां पूछ रहा हूं जो आपने है, क्योंकि अगर मतलब आप ये कह रहे हैं यही चुनौती है, अगर ये वो नहीं कर पाएंगे ये सब, सरकार नहीं कर पाएगी। रबर स्टैंप है, सिर्फ मोहर की तरह काम है, किसके रबर स्टैंप है? हम किसके रबर स्टैंप है? इसकी तरह इसके लिए मैं हेमंत सोरेन के सोरेन परिवार के और अमित भाई को भी आश्वस्त करता हूं। चंपई सोरेन को रबर स्टैंप बता रहे हैं आप हेमंत सोरेन के? जहां विद्यार्थी परिषद के कद्दावर नेता प्रथम जीपीएससी में जेल की यात्रा करके आए, कौन लोग थे प्रथम जीपीएससी में, बताने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए अपने दिल से मैंने पहले ही लफ्ज कहा था कि अपने दिल से जानते हैं ये पराये दिल का नौकरी चाहिए। हाँ, तो युवाओं को नौकरी चाहिए, भाषण से अब उनका पेट नहीं चलने वाला। जो लोग 5 साल में एक परीक्षा नहीं करवा पाए, युवाओं को नौकरी चाहिए, भाषण से उनका पेट नहीं भरने पाए। मैं इस पर फॉर्म भरने और आप बताइए राजीव जी, जेएसएससी जेई का क्या हुआ? जेएसएससी जेई में क्या कार्रवाई किया सरकार ने, बताइए? कार्रवाई हो रही है, क्या कार्रवाई किया? आप परीक्षाएं भी हो रही है और क्या कार्रवाई, तो मैं पूछ रहा हूँ कि क्या किया आपके वक्त की कमी है, 8,000 वक्त की कमी है, चर्चा लंबी चलेगी लेकिन वक्त की कमी है। आप दोनों ने बहुत समय दिया, आप दोनों लोगों ने अपनी अपनी बातें बताई, लेकिन कुल मिलाकर जो राज्य की जनता जानना चाह रही थी, चुनौतियां कहीं ना कहीं वहीं खड़ी है जहां पहले खड़ी थी। आरोप जब भी लगाए गए झारखंड की सरकार पर लगाए गए, हेमंत सोरेन पर केवल आरोप नहीं लगे, हेमंत सोरेन इसका शिकार बने, हेमंत सोरेन आज जेल में है। लेकिन क्या हेमंत सोरेन के जेल जाने से मामलों की जांच बंद हो जाएगी? अभी बालू घोटाले की जांच चल रही है, अभी शराब घोटाले की जांच चल रही है, अवैध खनन की जांच चल रही है, जमीन घोटाले की जांच चल रही है। कहीं ना कहीं कई रडार जो है वो तैयार है कई लोगों को शिकार बनाने के लिए। ऐसे में सरकार का चेहरा बदलता है, नेतृत्व बदलता है, तो निश्चित तौर पर चुनौतियां तो बहुत है और गंभीर चुनौतियां हैं। जो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड को पिछले 23 सालों से राजनीति की प्रयोगशाला बना दिया गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन।
न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।